आज हम क्लास 10 चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम कहते हैं बराबरी को, मेंटेनेंस को, बैलेंस को। ये तीन वर्ड्स हम इक्विलिब्रियम के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन है जिसमें कंप्लीट रिएक्शन का वर्ड यूज़ हुआ है। तो बेसिकली कंप्लीट रिएक्शन होता क्या है कि जब रिएक्टेंट, ठीक है, वो आपस में एक्ट करें, रिएक्ट करें एंड हमारे पास प्रोडक्ट बना दें। अब हमारे पास रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। जैसे कि हमने कोई डिश बनानी हो तो हम उसके लिए ऑनियन यूज़ करते हैं, पोटैटो यूज़ करते हैं, टमाटो यूज़ करते हैं, चीज़ें यूज़ करती हैं। तो हमारे पास एक्ट करता है रिएक्टेंट के तौर पे, क्योंकि इनके आने के बाद, इनके मिल जाने के बाद हमारे पास एक चीज़ बनती है, यानी कि हमारे पास हमारी डिश तैयार हो जाती है। तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यानी जब ये चीज़ें मिल गई आपस में, टमाटो, ऑनियन वगैरह, तो उन्होंने हमें एक्ट करके आपस में हमें प्रोडक्ट बना दी, यानी डिश बना दी। तो हम इसे कहेंगे कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है, बाद एक एग्जाम्पल थी। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहते हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास है नाइट्रोजन। जब वो हाइड्रोजन से मिलता है तो वो हमारे पास बनाता है अमोनिया, लाइक N2 + 3H2 एंड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाता है 2NH3। तो इसको हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में हमने पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शन का वर्ड। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बना दें, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है वो वापस हमारे पास रिएक्टेंट में कन्वर्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अमोनिया का। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो उन्होंने अमोनिया बनाया है। अमोनिया आपस में रिएक्ट करेगा, उन्हें कैटेलिस्ट अप्लाई करेगा, यानी प्रेशर दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, तो वो वापस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, यानी कि हमारे पास जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले तो उन्होंने अमोनिया बनाया है, और जब अमोनिया को हमने कैटेलिस्ट सप्लाई किया, उन्हें टेम्परेचर दिया, उसे प्रेशर दिया, तो वापस हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद हमें बताया गया कि इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना केमिकल इंडस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमारे स्टेजेस कमर्शियल में यूज़ होता है। हम लोगों को केमिकल्स बनाने के लिए भी इक्विलिब्रियम के रूल को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हमारे पास 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। पैराग्राफ है सम ऑफ द लिक्विड अंडरगोस सम फिजिकल चेंजेस बाय एवोपरेटिंग, यानी कि एवोपरेट अप्लाई हम करते हैं तो जो लिक्विड होता है वो एवोपरेट हो जाता है वाटर की सरफेस से। तो उसको बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो एवोपरेट में बनते हैं ना, एवोपरेट होने के बाद वेपर्स, वो वेपर्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू कोलिजन विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो इसलिए एकदम ना रेट ऑफ एवोपरेशन, यानी एवोपरेट होने का रेट वो एकदम रेट हो जाता है इक्वल के कंडेंसेशन के, यानी जो वेपर्स बनते हैं वो वापस वेपर्स पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, यानी जब पानी से वेपर्स बन रहे हैं वो फॉरवर्ड कहलाता है, और जो वेपर्स से पानी में बन रहा है तो वो रिवर्स कहलाता है। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, यानी बन भी रहे हैं वेपर्स और वेपर्स पानी में भी कन्वर्ट होते हैं, तो उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। पैराग्राफ है मैनी केमिकल रिएक्शन वाला। तो जो केमिकल रिएक्शन यानी जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, वो क्यों कंप्लीट नहीं होते? क्योंकि जो उनमें कन्वर्जन होती है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो एकदम फॉरन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो फॉरन रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है कि जैसे मैंने बताया कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन में भी हो रहा हो रिएक्शन प्रोसीड एंड रिवर्स में भी रिएक्शन प्रोसीड हो अंडर द सेम कंडीशन, ठीक, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें दो डेफिनेशन बताई हुई कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होते हैं तो इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और जो प्रोडक्ट यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी प्रोसीड हो रहा हो और रिवर्सल रिएक्शन भी प्रोसीड हो रहा हो अंडर द सेम, तो उसको भी रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और रिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज हमें बताई गई हैं कि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, यानी कि ये कभी रिएक्टेंट फॉरन प्रोडक्ट में बन जाते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन जाते हैं, जब तक उनमें से उसके वेरिएबल को चेंज ना करते। और दूसरा पॉइंट बताया गया कि रिवर्सिबल चेंजेस यानी जो फिजिकल और केमिकल चेंज अक्कर हो रहा होता है इस प्रोसेस में, तो वो भी बहुत सेम होता है दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद डबल एरो, ये एक हैरो का जो हेड होता है ना उसको हाफ फॉरवर्ड की तरफ लेंगे और हाफ उसको रिवर्स की तरफ लेंगे। तो ये डबल एरो हमें शो करता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो रिएक्टेंट हो रहे हैं वो प्रोडक्ट में बन रहे हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो भी रिएक्टेंट में बन रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं
जैसे मैंने आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया का बनाने का पीछे बताई थी एग्जांपल, इस तरह उन्होंने हमें कैपिटलिस्ट अप्लाई किए, यानी कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो वो अमोनिया तो बनाते हैं, लेकिन अमोनिया को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको FV यानी आयरन कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं। कैटलिस्ट क्या चीज़ होती है? जो रिएक्शन को प्रोसीड करे, यानी जल्दी से रिएक्शन को कर दे और जो प्रोडक्ट होती है उसकी शेप भी चेंज ना करे, तो उसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। तो हमने यहाँ F यानी आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया ताकि वो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है वापस कन्वर्ट हो जाए। इसका टेम्परेचर 400 सेल्सियस है, ठीक है, और 200 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने उसको अप्लाई किया। ATM प्रेशर को शो कर रहा है। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलते हैं तो हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वापस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं 2B2OF, और उसका टेम्परेचर होता है 450 सेल्सियस एंड 200 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। और लाइक हमारे पास थर्ड एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वापस कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रिक ऑक्साइड में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं एज अ स्पार्क। नीचे हमारे पास SO2 एंड O2 गैसेज आर मिक्स्ड इन अ सेल, पेज नंबर 8, ठीक है। फर्स्ट में बताया गया है कि SO2 एंड O2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे पास SO3 बनाते हैं, SO3, और जो SO3 होता है ना वो वापस कन्वर्ट हो जाता है SO2 और O2 में से। तो पहले हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है जब SO2 और OT आपस में रिएक्ट करके रहते हैं, और जब SO2 और OT में कन्वर्ट हुआ तो वो रिवर्स रिएक्शन होता है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास पैराग्राफ नंबर इस पेज का ही 1 ही है बेसिकली, ऊपर सारी लाइंस के फॉर्म में लिखे, तो पैराग्राफ नंबर 2 कह लें। इनिशियली देयर इज़ नो SO3, ये हमें बता रहा है कि पहले हमारे पास SO3 बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों रेट ऑफ अ रिवर्स रिएक्शन यानी कि जो प्रोडक्ट का कन्वर्ट होने में रिएक्टेंट का जो रिएक्शन रेट होता है ना वो बिल्कुल ज़ीरो होता है, क्योंकि कोई बना ही नहीं होता अभी SO3। और जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो हाई होता है, क्योंकि हमारे पास उसमें रिएक्टेंट मौजूद होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होती है, इस वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी हाई होता है। जब वो आपस में प्रोडक्ट बना देते हैं मिलके तो उनकी जो होता है ना रेट डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट का रेट हाई हो जाता है। जब हमारे पास SO3 यानी जब प्रोडक्ट का रेट हाई हो जाता है तो जो वो थोड़ा सा ना SO3 वो वापस कन्वर्ट हो जाता है SO3 जो डिकम्पोज यानी वापस कन्वर्ट होने लग जाता है SO2 और O2 में। तो जो SO3 होता है ना अब वो एक्ट करता है एज अ रिएक्टेंट नॉट एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो रिएक्टेंट बन गया वो उसका प्रोडक्ट बनाने हैं SO2 और O2। के पास है सेकंड लास्ट पैराग्राफ, एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 बिकम्स हायर, यानी जब कंसंट्रेशन SO3 की हाई ज़्यादा हो जाती है तो रिवर्स रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लग जाए। तो एकदम एक ऐसा टाइम आता है जब ये दोनों रेट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी जो कंसंट्रेशन ऑफ SO3 है और कंसंट्रेशन ऑफ दोनों SO2 और O2 की आपस में सेम हो जाती है, यानी कि बेसिकली SO3 कन्वर्ट हो जाता है वापस SO2 और O2 में जल्दी और SO2 और O2 अब जल्दी से रिएक्ट करके आपस में SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आपस में इन दोनों का रेट सेम हो जाता है। फिर हम इसको कहते हैं जब सेम हो जाता है तो हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमारे पास डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम की, अ स्टेट ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच रिएक्शन टेक प्लेस एट द सेम रेट, यानी जब केमिकल रिएक्शन में जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो बिल्कुल सेम हो जाए तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अब लास्ट पैराग्राफ में लास्ट 2 लाइन्स में ये बताया गया कि इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसे डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिएक्शन ना स्टॉप नहीं करता बल्कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में, यानी कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है तो ये स्टॉप नहीं करता, ये फिर वापस कन्वर्ट होता रहता है, फिर कन्वर्जन करता रहता है। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना यानी सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिएक्ट करते रहते हैं आपस में कॉन्टीन्यूसली, मुकम्मल तौर पर करते रहते हैं, ये रुकते नहीं हैं। लेकिन इनकी अमाउंट में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कोई चेंज नहीं आता। ये हम पेज नंबर 9 की फर्स्ट लाइन में है। दिस मीन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि जो कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन है वो कांस्टेंट है, बैलेंस है इक्विलिब्रियम स्टेज में, यानी बराबर है। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल 9.1 है राइटिंग द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रिएक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है 2NO, जब वो O2 से रिएक्ट करता है तो हमारे पास 2NO2 बनाता है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या हुआ 2NO प्लस O2, यानी कि हमें ये बताना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के लेफ्ट से राइट जो होता है उसे फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और जो राइट से लेफ्ट होता है उसे रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स है। तो हमारे पास जो 2NO प्लस O2 फॉरवर्ड है क्योंकि उन्होंने 2NO2 में कन्वर्ट हुआ, और जो रिवर्स है जो 2NO2 है एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा है वो 2NO
प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है। सेल्फ असिस्टेंट 9.1 आप खुद करेंगे। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें भी यही बताना है कि जो N2 प्लस 3H2 जब ऐड करा तो 2NH3 बनाया है, तो इनमें से कौन सा फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स रिएक्शन है। अगर आपको इनमें से कोई समझ ना आए या कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना है। अगर उस लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आई हो तो वो भी मुझे बताना है। थैंक